Yeah. So hello everyone. I'm Siddharth Soni and welcome in Agri coaching classes. And as you know, we are working in GATE Agriculture Engineering 2024 कोर्स. लाइक इसकी बैचेस बहुत दिनों से स्टार्ट हो चुकी है और आज से जो है हम लोग न्यू जो सेक्शन है हमारा फार्म पावर उसको स्टार्ट कर रहे हैं. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर्स हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से कंप्लीट किया, जिसमें हमने कंप्लीट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को पढ़ा. मैंने यूट्यूब में कुछ लेक्चर्स डाले थे और कुछ लेक्चर्स जो भी बचे हुए लेक्चर्स रिमेंबर लेक्चर्स थे वो सारे एप्लीकेशन में अपलोड हो चुके हैं. तो जिन भी स्टूडेंट्स ने कोर्स को परचेस किया है, कोर्स परचेस करके जो पढ़ रहे हैं, जो अभी रनिंग है, उन लोगों ने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंप्लीट पढ़ लिया होगा. उसके बाद हमारा जो नया सेक्शन है फार्म पावर का, हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं. तो इस नए सेक्शन में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फॉर आईसी इंजन. एज यू नो कि फार्म पावर के जब सिलेबस की हमने बात की तो सबसे पहला टॉपिक हमारा थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल्स थे. किसके लिए? आईसी इंजन के लिए. तो उसी के बारे में हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में और कंप्लीट इंटरनल कंबक्शन इंजन पढ़ेंगे. तो इंटरनल कंबक्शन इंजन पढ़ने से पहले एक्चुअल में हम लोगों को क्या है, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानना होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग अगर थर्मोडायनेमिक्स के पता कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम लोगों को जो है इंटरनल कंबक्शन के क्वेश्चंस करने में बहुत ईजी होता है. एज यू नो कि इंटरनल कंबक्शन इंजन का फार्म पावर में एक अलग ही इंपॉर्टेंस दिया हुआ है. तो जिसमें देखिए कंप्लीटली आप सभी को क्या क्या किया गया है कि उस सेक्शंस वाइज आप सभी को सिलेबस में बांटा गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके कंप्लीट बेसिक्स के बारे में पढ़ लेंगे. उसके बाद इसके बारे में हम लोग आईसी इंजन के बारे में कंप्लीट डिटेल्ड पढ़ने वाले हैं. उसके बाद हम लोग जो है गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को. तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 2024 का कोर्स रनिंग है, जिसकी अगर प्राइस की बात करें तो अभी ये कोर्स 15,000 रुपये में आप सभी के लिए अवेलेबल हो चुका है. इसके लिए आप सभी को एग्री एप्लीकेशन में जाकर के इनरोल करना होगा. तो स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं. या सो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो लेक्चर होने वाला है थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल्स के बारे में होने वाला है. तो इफ वी गो अहेड इन लेक्चर, सो हम लोगों को पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, इसके बेसिक्स प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, उन सभी के बारे में पढ़ने वाले. तो देखिए जैसे कि एक बार और इंट्रो की बात करें तो गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 2024 का कोर्स है जिसमें हम फार्म पावर पढ़ रहे हैं. इसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 इंटरनल कंबक्शन इंजन के अंदर में हम लोग थर्मोडायनामिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ आईसी इंजन पढ़ने वाले. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग स्टार्ट करें कि व्हाट इज द थर्मोडायनामिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल कंबक्शन इंजन. आईसी इंजन के लिए थर्मोडायनामिक्स प्रिंसिपल्स को पढ़ने से पहले हम लोग इसके बेसिक के बारे में बात करते हैं. बेसिक में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स कि एक्चुअल में थर्मोडायनामिक्स होता क्या है. ओके, तो थर्मोडायनामिक्स क्या होता है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बेसिकली बात करूं इसके बारे में कॉन्सेप्चुअल अगर हम समझे तो थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, एक हीट का कन्वर्जन होता है इन डिफरेंट फॉर्म में. कि कोई चीज अगर गर्म है तो उसको किसी दूसरे फॉर्म में करके उसे ठंडा कर दिया जाए, यानी हीट का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन होना इज कॉल्ड हीट. यानी एक अमाउंट ऑफ हीट को दूसरे अमाउंट ऑफ हीट में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड हीट. अभी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, तो उसी को थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं. तो जैसे कि इसकी डेफिनेशन से हम लोग देखिए तो थर्मोडायनेमिक्स इज द फील्ड कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ हीट. हीट को कहाँ काय में कन्वर्ट करना होता है, वर्क एंड वेरियस अदर काइंड्स ऑफ एनर्जी. यानी थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि इसका इंटर कन्वर्जन करना, कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना. इंटर कन्वर्जन मीन्स होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना. जैसे कि हीट को, स्पेशली हीट को, तो हीट को ये काय में कन्वर्ट कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क में और दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जीज में. एक हीट एनर्जी होती है, तो हीट एनर्जी को हम लोग वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और वेरियस अदर काइंड्स ऑफ फॉर्म में भी हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं. तो ये बेसिकली अगर डेफिनेशन की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरकन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क एंड वेरियस काइंड्स ऑफ एनर्जी. यानी इसमें बोला गया कि हीट एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म में वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट करना ही हमारा क्या है, थर्मोडायनेमिक्स है. तो ये बेसिक अभी हम लोग स्पेशली अगर जो भी स्टूडेंट्स बेसिक नहीं पता है उन लोगों के लिए हम लोगों ने बेसिक बताया.
तो थर्मोडायनेमिक्स की अगर और बातें करें तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्मो प्लस डायनामिक्स, दो वर्ड से मिलकर बना है थर्मो प्लस डायनामिक्स। थर्मो का मतलब होता है थर्मल हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन, यानी हीट का एक, यानी इससे हम लोग का मतलब है कि हीट का कन्वर्जन करना, कितने तेजी से हम लोग हीट का कन्वर्जन किसी डिफरेंट फॉर्म में एनर्जी में कर पा रहे हैं, इसी को थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आया। तो थर्मोडायनामिक्स का आईसी इंजन में क्या रोल होता है, तो देखिए आईसी इंजन और थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम लोग एक सिमिलर वे में देखें तो आईसी इंजन क्या होता है कि हम लोग उसमें फ्यूल डालते हैं, फ्यूल डालने के बाद उसका हीट होता है, उसे बर्न होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट प्रोड्यूस होने के कारण क्या होता है, फ्यूल को वो एक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक बर्निंग प्रोसेस क्या होता है, हीट प्रोसेस वहां बीच में आ रही है। तो इसीलिए हम लोग को किस तरीके से वो प्रोसेस होती है उसको समझने के लिए हमको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना पड़ रहा है कि अगर फ्यूल डायरेक्ट, देखिए फ्यूल है तो फ्यूल जो है डायरेक्टली तो कन्वर्ट नहीं हो रही है एनर्जी के फॉर्म में, कि हम लोगों ने बाइक में क्या किए, फ्यूल डाले और हमारी जो ट्रैक्टर है, हमारा जो भी मशीन है वो डायरेक्टली चलने लगी, ऐसा तो नहीं होता। तो फ्यूल पहले बर्न होता है, बर्न होने से क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस होती है तो हीट की प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ता है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना पड़ता है। तो ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। तो थर्मोडायनेमिक्स को आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स को आप लोगों ने समझा होगा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये हीट का डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी सोर्सेज में कन्वर्जन है ना। तो ये इस टाइप से हम लोग पढ़ने वाले हैं, थर्मल हीट का विद द स्टडी मोशन के द्वारा, एक गति के द्वारा आप लोग कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बात, तो यहाँ पर दिए हुए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन की बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, एन असेंबली ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग अ सर्टेन वैल्यू ऑफ अ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जैसे कि क्या होता है कि एक असेंबली में एक समूह, किसी भी पार्टिकल का ऐसा समूह जिसके में हम लोग जो है फोकस्ड होते हैं, कि लाइक हम इसी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि एक चाय का कप है, ओके चाय का कप है, उसके बारे में अगर स्पेशली हमको चाय का कप में हम लोग को एक असेंबली में रखते हैं और उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा सिस्टम हो गया। अब चाय के कप में हमने चाय रखा है गर्म करके, है ना, चाय गर्म करके रखा है, तो वो उस असेंबली में कि हम लोग क्या थर्मोडायनेमिक, क्योंकि देखिए गर्म करने से उसकी हीट भी आ रही और उस पर हम लोग जो है फोकस स्टडी कर रहे हैं एक्चुअल में। तो वो क्या हो गया, हमारा एक स्पेसिफिक सिस्टम हो गया। और क्या हीट की वजह से वो क्या हो गया, एक थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि जहां पर भी हीट आती है तो वो थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम का पार्ट होता है। तो यहाँ पर ऐसे ही बताया गया कि एन असेंबली ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग अ सर्टेन वैल्यू, एक बहुत सारे अमाउंट्स ऑफ पार्टिकल का एक ऐसा समूह जो कि क्या करता है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से संबंध रखता हो, है कि नहीं। या तो वो प्रेशर से संबंध रखता होगा, या वॉल्यूम से संबंध रखता होगा, या टेम्परेचर। जैसे मैंने चाय के कप की बात किया, कि चाय के कप की अगर मैं एक बात कर रहा हूं तो उसमें कैसा होगा कि उसमें कुछ ना कुछ तो प्रेशर, अमाउंट ऑफ प्रेशर उसमें लग रहा होगा, है कि नहीं, कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें एक्ट कर रहा है या दूसरे टाइप का, वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा उस कप में, क्या कर रहा है, एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उस पार्टिकल की बात होती। और अगर उसमें गर्म चाय रखी तो वो टेम्परेचर भी उसका है, एक ठंडा टेम्परेचर भी होगा या गर्म। तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज जो कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से संबंध रखती है, दैट इज कॉल्ड द सिस्टम। ओके, तो उसको यहाँ पर थर्मोडायनेमिक सिस्टम के यहाँ पर बताए। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा असेंबली जिसमें ये संबंध रखने वाले जितने भी फोकस्ड वाले पॉइंट है उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ है, तो उसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। और जो बाकी जो भी आइट साइड में बचा हुआ होता है उसको हम लोग को सराउंडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सराउंडिंग क्या होता है, एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ द सिस्टम विच कैन हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या होता है कि एवरीथिंग, सिस्टम के अलावा जो भी हमारे पास बची हुई चीजें होती है जिनको, जो कि डायरेक्ट इफेक्ट करती है इन सिस्टम में, ओके इफेक्ट, डायरेक्टली इफेक्ट करती है। जैसे कि एक सराउंडिंग में यहाँ पर हमारे सिस्टम रखा है, इसमें हम लोग एक हॉट कप ऑफ कॉफी लेते हैं, यहाँ पर एक कॉफी का कप रखा हुआ है जिसमें कि एक बहुत गर्म चाय रखी हुई है, और सराउंडिंग में क्या हो रहा है, कुछ देर बाद ये क्या हो रहा है, सराउंडिंग में हम उसको खुला छोड़ देते हैं तो कुछ देर में क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो क्या हो रहा है, सराउंडिंग वर्क कर रही है, सराउंडिंग क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है ना उसमें भाई, कि सराउंडिंग से टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है, तो दैट्स व्हाई वो हमारी क्या जो कप से हो जाए ठंडा हो गया। तो ये क्या बोल रहा है इसमें, एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ द सिस्टम विच कैन हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द
सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। जैसे कि आईसी इंजन में भी यही होता है कि इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है एक पर्टिकुलर अमाउंट में और एक तुरंत ही वो ठंडा हो जाने लगता है, तो वो क्या होता है सराउंडिंग और सिस्टम के वहाँ पर कहानी। तो अभी तो हम बेसिक्स पढ़ के जब आगे बढ़ेंगे ना तो उसमें हम लोग और देखने वाले, तो ये होगा हमारे सराउंडिंग के बारे में। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, सिस्टम के टाइप्स दिए हुए हैं कि कितने टाइप के सिस्टम होते हैं। तो सिस्टम को हम लोगों ने 3 टाइप्स में डिवाइड किया कि हमारे पास 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। फर्स्ट वाला ओपन सिस्टम होता है, सेकंड वाला क्लोज्ड सिस्टम होता है और थर्ड वाला आइसोलेटेड सिस्टम होता है। अब इनके बारे में हम लोग देखने वाले कि ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करें कि ओपन सिस्टम क्या होता है, तो यहाँ पर जस्ट डेफिनेशन दी हुई। तो ओपन सिस्टम, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल से बात करते हैं कि हम लोग एक हॉट कॉफी का कप लेते हैं, ओके, जिसमें कि गर्म कॉफी भरी हुई है। उसको हम लोग क्या कर देते हैं, ओपनली एक टेबल में नॉर्मली छोड़ देते हैं, यानी गर्म कॉफी का कप लिए उसको टेबल में रख करके हमने उसको जैसा का वैसा छोड़ दिए। तो हम लोग देखेंगे कि कुछ समय बाद क्या होगा, जो गर्म कॉफी का कप है उसमें जो कॉफी है वो धीरे धीरे ठंडी होने लगेगी, ओके। और कुछ समय बाद आकर के अब जब देखेंगे तो वो जो गर्म कॉफी थी वो ठंडी हो गई, ओके। तो इसमें क्या हो रहा है, थर्मोडायनामिक डिफरेंस आ रहा है कि पहले गर्म थी अब वो ठंडी हो गई, तो उसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है। तो टेम्परेचर डिफरेंस आने की वजह से ही हम लोगों ने यहाँ पर ओपन सिस्टम को डिस्क्राइब किया कि यहाँ पर बताया गया कि हम लोग उसको ओपन छोड़ दिए हैं, यानी उसमें कोई भी तरीके से कोई कहानी नहीं करें तो उसको ओपन सिस्टम के अंदर आ जाता है। तो जैसे कि डेफिनेशन की बात करें तो अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टम, ओके। तो ओपन सिस्टम क्या होता है कि एक्सचेंज करता है मैटर को, यानी जो भी एनर्जी का हम लोग ने क्या किया, एक्सचेंज किया, एनर्जी उसमें बाहर भी जा रही है और अंदर भी आ रही है। तो ओपन सिस्टम को समझने के बेस्ट एग्जांपल है कि ऐसा सिस्टम जिसमें जो है एनर्जी और मास दोनों का अंदर आ भी सकते, सराउंडिंग और सिस्टम के फॉर्म में दोनों एक दूसरे की ओर आ जा सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी भी एंटर कर सकती है और मास भी जो है आगे पीछे कर सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझा कि देखिए जैसे गर्म कॉफी तो वो ठंडी हो गई, एटमॉस्फेयर में जाकर के वो जो टेम्परेचर था वो एटमॉस्फेयर से जाकर के मिल गया, तो एनर्जी का लॉस हो गया, एनर्जी भी एक दूसरे में कन्वर्ट हो गई, ओके। एनर्जी वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली गई और उसमें जो मास भी थोड़ा अगर गर्म है, पहले तो गर्म होगा तो भाप के फॉर्म में कुछ अमाउंट ऑफ कॉफी बाहर निकल जाएगी, क्योंकि देखिए वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है हम लोगों ने बचपन से पढ़ते हुए है कि वाष्पीकरण एक क्रिया होती है। तो उससे क्या होता है कि जो गर्म पानी होता है वो भाप के फॉर्म में, तो कुछ अमाउंट ऑफ कॉफी तो कम हुई होगी, तो इसमें क्या हो गया, मास भी कम हो गया हमारा और जो हमारी एनर्जी भी कम हो गई, गर्म थी तो अब ठंडी हो गई। तो इस तरीके से ओपन सिस्टम क्या होता है कि इसमें जो है एनर्जी और मास दोनों का कन्वर्जन होता है। तो देखिए जैसे इसमें हॉट कॉफी इन ओपन फ्लास्क बिकॉज इट कैन लूज मैटर एज वेल एनर्जी हीट, तो हीट हम उसमें लूज कर देते हैं। वैसे ही दूसरा बताया कि सोडियम रिएक्टिंग विद वाटर इन ओपन बीकर, एग्जाम्पल ओपन सिस्टम इज हाइड्रोजन एस्केप एंड हीट इज रिएक्शन ट्रांसफर टू द सराउंडिंग। तो यहाँ पर इस टाइप से इसमें एग्जाम्पल दिया होता है, ओपन सिस्टम ऐसा होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लोज्ड सिस्टम की। तो एक्चुअल में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझे कि फर्स्ट में ओपन है तो उसको हम लोग ओपनली छोड़िए। तो क्लोज सिस्टम क्या होता है कि इसमें अब हम लोग फिर से एक कॉफी लेते हैं और उसको हम लोग स्टेनलेस स्टील के फ्लास्क में रखते हैं, तो और हम लोग कुछ देर बाद हम लोग इसमें देखते हैं और उसको हम लोग क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, ओके। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम लोगों का जो है कुछ समय बाद अगर हम लोग आके देखते हैं, ओके, हमने एक हॉट कॉफी का ग्लास लिया, उसके कुछ समय यानी उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, एक बर्तन को ढक करके रख दिया, ओके। और कुछ समय बाद आकर के हम लोग देखते हैं तो हमारा जो हॉट कॉफी है वो क्या हो जाती है, ठंडी जरूर हो जाती है, वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, लेकिन उसके अंदर जितनी भी अमाउंट ऑफ कॉफी होती है वो जैसे कि वैसी होती है, जैसे कि वैसी होती है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एनर्जी का ट्रांसफर हुआ बट इसमें मास का ट्रांसफर नहीं हुआ। तो ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होता, दैट इज कॉल्ड अ क्लोज सिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन दी कि अ सिस्टम विच एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड अ क्लोज सिस्टम। इन तो देखिए इसमें हम लोग एनर्जी को एनर्जी का ट्रांसफर होता है लेकिन इसमें जो भी अमाउंट ऑफ मैटर है वो कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं होता, वो जैसा का वैसा होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम का बेसिकली कि ई इज इक्वल टू, यानी ई जो है चेंज होते जाता है और मास उसका जो है जैसा क्या वैसा रहता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं। तो क्लोज सिस्टम का एग्जांपल हो गया, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है कि हॉट कॉफी लिया स्टेनलेस स्टील में, तो स्टेनलेस स्टील में कुछ देर बाद ये ठंडी हो जाती है
और ये धातु की इस फॉर्म में आ जाती है। वैसे ही इसमें गैस सिलेंडर में तो ये रेज्ड एक्सपेंड ट्रांसफर हीट, तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर दिया। तो ये एग्जाम्पल्स है, तो एग्जाम्पल्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बिकॉज वी आर, हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक समझ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक में बात कर लेते हैं, उसके बाद आईसी इंजन जब पढ़ेंगे तो बहुत इजीली हम सभी को समझ में आ जाए। या नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द आइसोलेटेड सिस्टम। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ अ थर्मोडायनेमिक्स। या तो ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? दिस इज द टाइप ऑफ सिस्टम हैज नो इंटरेक्शन with its surrounding. The boundary is sealed and insulated. Neither matter nor energy can exist with the surrounding. अब देखिए, इस सिस्टम को समझने के लिए मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या होता था कि पहले हम लोग स्कूल यानी कुछ काम वाम करते थे, तो हम लोग को क्या करते थे, हमारे घर से क्या करते थे, एक थर्मस में चाय को भरकर दे दिया जाता था। ओके, सुबह जब हम लोग काम में निकल रहे हैं तो एक थर्मस में एक चाय को भर के दे दिया। या एक एग्जांपल लेते हैं कि एक व्यक्ति ऑफिस जा रहा है। ओके, एक व्यक्ति जो है अपने ऑफिस जा रहा है और इसको क्या है, इसके घर में इसे थर्मस में चाय भर करके दे दी गई है। कितने बजे? सुबह 8 बजे। ये ऑफिस जाता है, ऑफिस में ये चाय पीना भूल जाता है, ऑफिस में ये लौटता है रात में 9 बजे। ओके, जब ये रात में 9 बजे लौटता है, जब ये थर्मस को देखता है तो बोलता है यार चाय तो मैंने पी नहीं। तो जब ये चाय का खोलता है तो ये चाय यहाँ पर जब ये रात में आकर के खोलता है, सुबह से लेकर रात में आकर के, लाइक 12-13 घंटे बाद, तो इसमें क्या होता है, जब भी इसको देखता है तो उसमें चाय जैसी की वैसी होती है। लाइक जैसा शुरू में सुबह वो गर्म चाय लेकर के गया था, वैसी चाय उसको रात में आकर के गर्म ही मिलती है। तो इससे क्या हो गया कि जब थर्मस क्या हो गया, एक आइसोलेटेड सिस्टम का काम कर रहा है वहां पे, कि ओके कि गर्म चीज को गर्म ही रख रहा है, और ना तो उसमें अमाउंट ऑफ मतलब मास का भी, कोई मैटर का भी उसमें जो है एक भी परसेंट इधर से उधर नहीं हुआ है। तो आइसोलेटेड सिस्टम को समझने के लिए एक एग्जांपल ये लिया कि मैंने, कि ना तो इसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि देखिए ये सुबह 8 बजे जैसा का वैसा ले गया और रात में 9 बजे आके देखा तो जो फिक्स अमाउंट ऑफ चाय वहां पर रखी हुई थी थर्मस में, जितनी गर्म वो रखी हुई थी उतनी अमाउंट ऑफ चाय यहाँ पर रखी हुई है रात में आने के बाद, और वो जैसी की वैसी है। तो वो आ गया हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन अगर, दिस इज द टाइप ऑफ सिस्टम हैज नो इंटरेक्शन विद इट्स सराउंडिंग, द बाउंड्री इज सील्ड एंड इंसुलेटेड, नाइदर मैटर नॉर एनर्जी कैन एग्जिस्ट विद सराउंडिंग। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा आप सभी को कि ना तो इसमें मास का ट्रांसफर हो रहा है ना तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने ये दिया था कि हॉट कॉफी का कप है जिसमें हम लोगों ने थर्मस में डाल के रख दिया है, और कुछ भी अमाउंट ऑफ परसेंट के बाद भी हम लोग उसमें जब जी देख रहे हैं, यानी कुछ देखिए कुछ समय बाद हम लोग उसमें देख रहे हैं, तो वो आइसोलेटेड सिस्टम का होता है। ओके, अब इसमें आप लोग एक नोट करके लिखेंगे कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जो कि 100% आइसोलेटेड हो। ओके, दुनिया में हमारे पास, ये तो एक एग्जांपल हमने थ्योरेटिकल समझ लिया, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो क्या ऐसा होता है क्या कि हम लोग कि गर्म चीज को अगर रख के रखे तो वो दिन भर गर्म ही रहे? ओके, या ठंडी चीज को हम लोग ठंडा करके रखे तो वो दिन भर एक ही टेम्परेचर में रहे? तो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, हमेशा टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में टेम्परेचर हमेशा डिफरेंसेबल होता है। तो ऐसा दुनिया में कभी नहीं होता कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमारा जो है टेम्परेचर मतलब चेंज ना हो। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम की अगर हम नोट करके देखें तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट 100% ऑफ हीट इज, यानी 100% ऑफ हीट जो है हमेशा चेंज ना हो। ओके, तो हमेशा कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ चेंज होता ही है। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम का काम है। तो आइसोलेटेड सिस्टम, अभी हम लोग बेसिकली इसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये 3 टाइप के सिस्टम आपको समझ में आ गएंगे। ओपन सिस्टम, जिसको हम लोग ओपनली रखते हैं, जिसमें क्या होता है, हमारा मास जो है उसका मास का ट्रांसफर नहीं, मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होता है। क्लोज्ड सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता। और आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मास का ट्रांसफर होता है और ना ही एनर्जी का, यानी अमाउंट ऑफ मैटर का भी ट्रांसफर नहीं होता और एनर्जी का भी। तो ये हो गया हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये समझ में आ गया, 3 टाइप के सिस्टम हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो और बात करते हैं इसके बारे में। या थर्मोडायनेमिक्स में अगर जब आगे बढ़े तो हमारी यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो हमारे पास 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती है। थर्मोडायनामिक्स में हमारे पास 2 टाइप्स की प्रॉपर्टी होती है। एक होती है माइक्रोस्कोपिक, और एक होती है मैक्रोस्कोपिक।
अब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम लोग एक स्पेशली केमिकल चीजों के बारे में बात करें कि एक इंसेक्ट है या कोई चीज है, बहुत अच्छा छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करते हैं जिसमें हमारी एनर्जीज के बारे में, बहुत सारी एनर्जीज वगैरह के एक बहुत स्मॉल पार्टिकल के बारे में बात होती है जब हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इन गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वी विल यूज द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ने वाले। तो हम लोग देखते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। व्हाट इज द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस? तो देखते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच अराइज फ्रॉम द बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। या तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है? देखिए, माइक्रो में छोटी चीजों के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसमें आप बड़ी चीजों के बारे में बात करें तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है द बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर, यानी बहुत ज्यादा मैटर के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग को मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है हमारी, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? द प्रॉपर्टी हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर रिप्रेजेंट इन द सिस्टम आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ मैटर पे, है ना, कि कितने अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है ओके उस सिस्टम में, और कितने अमाउंट ऑफ मैटर उस सिस्टम में प्रेजेंट है और कितने में हम लोग को फोकस्ड होकर काम करना होगा, उसके क्वांटिटी पर अगर मैटर कर रही तो वो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आ रही। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो जैसा हो गया मास, क्योंकि देखिए मास तो डायरेक्टली अमाउंट ऑफ मैटर को ही रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद वॉल्यूम, किसी भी चीज का जैसे वॉल्यूम हो गया, सरफेस एरिया हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया। अभी एंट्रोपी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फ्री एनर्जी के अभी आप सभी को जैसे नहीं भी समझ में आ रहा है तो अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि बेसिकली अगर आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा तो इन सब चीजों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा है तो इनमें हम लोग बात करें। जैसे मास हो गया, किसी भी चीज का अगर हम मास बढ़ा रहे हैं तो अगर क्वांटिटी ऑफ मैटर बढ़ा रहे हैं जब भी मास बढ़ेगा। ओके, ये तो डायरेक्टली हम लोग समझ सकते हैं ना इजीली कि अगर हम किसी भी चीज की मैटर की संख्या बढ़ा रहे हैं, उसमें पदार्थ की संख्या अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो इजी है कि मास तो बढ़ेगा। वैसे ही अगर हम लोग किसी भी सिस्टम में आइस की जैसे वॉल्यूम उसका बढ़ा रहे हैं ओके, तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? नंबर्स ऑफ जितने भी वो है पार्टिकल्स है, एलिमेंट्स है, कि जो भी चीज हम लोग की जिसका यूज कर रहे हैं सिस्टम में हम लोग, उनकी अगर संख्या बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम ऑब्वियसली बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हमको उसमें नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाना पड़ेगा। इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए भी हमको नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स लेना पड़ेगा। एंथैल्पी के लिए, एंट्रोपी के लिए टेम्परेचर का बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब सारी चीजें हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर हमारा जो है इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? तो इंक्रीज हो रहा है तो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इन विच डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये हो गया हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जस्ट अ सेकेंड। या तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी अभी हमारी आगे बढ़ गई है। जस्ट अ सेकेंड, इंटेंसिव प्रॉपर्टी की स्लाइड हमारी। या तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं कि हमारी वो स्लाइड डिलीट हो चुकी है, थोड़ा सॉरी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि देखिए एक्सटेंसिव तो डिपेंड करती है, बट ऐसी प्रॉपर्टी जो कि क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती, हमेशा जो है कांस्टेंट होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो जैसे कि इसमें हम लोग करते हैं कि बॉइलिंग ऑफ वाटर, इसके एग्जांपल होता है कि बॉइलिंग ऑफ वाटर, एंड सेकेंड एग्जांपल होता है इसका मेल्टिंग ऑफ वाटर। अब ये कैसे एग्जांपल हुआ? तो देखिए क्वांटिटी ऑफ मैटर पे रिप्रेजेंट नहीं कर रही, तो एक फिक्स अमाउंट है ना इसमें कि भाई ना तो इसमें चेंज आ रहा है किसी भी टाइप का, हमको किसी भी टाइप के जैसे मास में चेंज नहीं करना पड़ा। तो इसमें जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर कि अगर हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखें तो अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब उसमें आप कितना भी अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करें, है कि नहीं, जैसे 1 लीटर वाटर है या 2 लीटर वाटर है, 3 लीटर,
जितना भी अमाउंट आप अगर वो वाटर ऐड करते जा रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, टेम्परेचर में कोई डिफरेंस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। उसका बॉइलिंग पॉइंट तो हमेशा 100 डिग्रीज होगा। कि अगर हम समुद्र से भी पानी लाए या कोई भी अगर वाटर की बात करें तो हमारा बॉइलिंग क्या होगा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो उसका 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वैसे ही अगर मेल्टिंग ऑफ वाटर की बात करें कि एक आइस है वो कब मेल्ट करता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है। तो वो कितना भी अमाउंट ऑफ आप आइस ला ले, घर के बराबर का आइस ला ले, कितना भी वो करे, तो इसमें क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आता। तो दैट्स कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड मेल्टिंग ऑफ वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ओके, और वैसे ही बहुत सारी चीजें होती है कि मैटर बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो वो क्या हो रही है, डिपेंड नहीं करती। ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि डिपेंड नहीं करती क्वांटिटी ऑफ मैटर पे, दैट्स इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ जैसे कि दिया हुआ है, या द प्रॉपर्टी यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर, द प्रॉपर्टी डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर। तो देखिए, स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया, जैसे कि होती है इसकी प्रेशर, प्रेशर को हम लोग पी से शो करते हैं। उसके बाद टेम्परेचर हो गया, उसके बाद वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गई, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी हो गई जी, और नंबर ऑफ मोल। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में अभी लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल्ड में, पूरे डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। और इसके क्या होता है कि स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चेंज करने, कि किसी भी फर्स्ट स्टेट को अगर सेकंड स्टेज में अगर कन्वर्ट करना है तो इन सारी प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो इन सभी के बारे में यहाँ पर बताया गया। तो स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम को अगर डिस्क्राइब करने के लिए ये सब सारी चीजें तो यहाँ पर हमको बताया गया। तो इसके लिए अभी हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द इंटरनल कंबक्शन इंजन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, हम लोगों ने बेसिक समझा थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, सिस्टम के बारे में देखा और बहुत सारी चीजें देख ली है। अब हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस के बारे में कि एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या होती है। तो प्रोसेस क्या होती है एक्चुअल में अगर हम लोग बात करें तो व्हेन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम चेंज फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर, द ऑपरेशन इज कॉल्ड प्रोसेस। दिस इज अ वेरी स्टेप्स। प्रोसेस क्या होती है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, है कि नहीं। किसी भी चीज का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना क्या हो गई, वो एक प्रोसेस हो गई। इन थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा हो रही तो वो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हो गई। किसी भी चीज के द्वारा हो रही तो वो एक क्या हो गया, वो सब्सटेंस हो गया। थर्मोडायनेमिक्स में क्या हो गया, मैटर हो गया। कुछ चीज है उसके द्वारा हम लोग कन्वर्ट करते, किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं, क्या क्या सारी चीजें होती है देखते हैं। तो फर्स्ट हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसका एवरी एग्जांपल एडियाबेटिक प्रोसेस। जितने भी गेट के न्यूमेरिकल्स हैं उनमें एडियाबेटिक प्रोसेस के न्यूमेरिकल्स मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो इसको प्रोसेस को हम लोग डिटेल में समझेंगे और इनके बारे में न्यूमेरिकल्स भी अभी देखेंगे अभी आगे जाकर के, फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी के बाद। तो यहाँ देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है। इफ अ प्रोसेस इज कैरिड आउट अंडर सच अ कंडीशन, नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, द प्रोसेस इज टर्म्ड एज एडियाबेटिक। ओके, द सिस्टम इज थर्मली आइसोलेटेड in equation Q is 0. This can be done by keeping the system is an insulated container. थर्मोलास, हाँ। एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसका अगर मान लो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसी भी चीज को, तो इसमें क्या होता है, एनर्जी का एक भी लॉस नहीं होता। ओके, तो एनर्जी कन्वर्ट नहीं होती। ओके, एनर्जी जो है जैसे कि वैसी रहती है, तो उसको हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे हमने आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बात किया तो आइसोलेटेड सिस्टम का ही इसमें कंप्लीटली यूज होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो है एनर्जी इज इक्वल टू 0 होती है, यानी हीट का ट्रांसफर नहीं होता। हीट का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है जैसे कि वैसी रहती है, तो हीट जैसे कि वैसी होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस को अभी और डिटेल्ड में समझते हैं कि देखिए जैसे यहाँ पर क्या बोला गया कि इस प्रोसेस कंडीशन नो एक्सचेंज ऑफ द हीट, है कि नहीं, कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हीट का कन्वर्जन नहीं हो रहा है। इसमें एनर्जी का हो सकता है लेकिन हीट का नहीं हो रहा है, तो जैसे कि आइसोलेटेड सिस्टम में हम लोग ने बात, तो ये 100% तो रियल होता नहीं है, प्रैक्टिकली ये वो पॉसिबल होता नहीं, लेकिन थेरेटिकली में एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हीट का जो है ट्रांसफर नहीं होता। तो ये हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस। इसके बारे में थोड़ा डिटेल्ड पढ़ते हैं एडियाबेटिक के बारे में। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का अगर हम गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैंने एक इमेज के फॉर्म में लाया है, या तो एडियाबेटिक प्रोसेस
व्हाट इज द एडियाबेटिक process? So an adiabatic process is a thermodynamics process in which there is no exchange of heat between the system and surrounding, that is heat remains constant. तो ऐसी प्रोसेस जिसमें जो है हीट जो है कांस्टेंट हो, ओके, हीट जो रहती है इसमें कांस्टेंट होती, तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। इस फॉर्म में हम लोग इसको लिखे हैं, जैसे कि क्यू डेल क्यू इज इक्वल टू 0, तो इस फॉर्म में हम लोग ने इसको लिख लिया, ओके। और सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस वी विल फॉलो पॉइजन्स लॉ ऑफ इक्वेशन। हाँ, एडियाबेटिक प्रोसेस, जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको गेट के न्यूमेरिकल सब सॉल्व करते हैं तो उसमें इस टाइप से आता है कि अगर आपको कभी भी एडियाबेटिक प्रोसेस दी हो तो आपको पॉइजन लॉ के इन इक्वेशंस को लेकर के सॉल्व करने की, पीवी इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, या टीवी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, या इस फॉर्म में आप सभी को इनको करना है। अभी हमें इनका जो है डिटेल्ड सॉल्यूशन कि पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट कैसे आया, टीवी गामा माइनस 1 कैसे आया, टी गामा अपॉन पी गामा माइनस 1 कैसे आए, ये अभी हम सारे इनको डिटेल्ड में वेरीफाई करके देखने वाले हैं इन द आईसी इंजन। अभी हम लोगों ने सिर्फ नॉर्मली एडियाबेटिक प्रोसेस, अगर आपको न्यूमेरिकल्स में लिखा आया कि एडियाबेटिक प्रोसेस है और ये सब सारी चीजें, तो आपको इन इक्वेशंस को लगा लेना है। अगर आपका प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर और वॉल्यूम दिया है, तो इस इक्वेशन से लगा सकते हैं, इस इक्वेशन से लगा करके आप जो है उसके गेट में न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इसी में हमने नॉर्मल अभी बताया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल क्यू इज इक्वल टू दिस। ये अकॉर्ड थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है, जिसमें अगर हम लोग बात करें कि एडियाबेटिक प्रोसेस है तो डेल क्यू है उसमें क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम लोग इसको यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारी इस फॉर्म में आती है कि डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल यू के फॉर्म में हमारा जो है इक्वेशन फॉर्म होता है। तो इसमें लिखा हुआ है दिस मीन्स दैट एडियाबेटिक प्रोसेस ऑफ द सिस्टम परफॉर्म डेल वर्क बेस्ड ऑन द बेस ऑफ इंटरनल एनर्जी सिंस डेल डब्ल्यू इज द दिस। तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस को ही समझने, मोस्ट ऑफ द गेट के न्यूमेरिकल्स इसके फॉर्म में आते हैं, तो दैट्स वाई इनको एक बहुत अच्छे फॉर्म से समझ लेना। अब यहाँ नेक्स्ट दिया है कि फॉर अ एडियाबेटिक प्रोसेस द वर्क डन बाय द सिस्टम इज गिवन दिस। तो वर्क डन क्या होगा, इस फॉर्म में आप सभी को डायरेक्टली इसके फॉर्मूला याद रख लेना कि W इज इक्वल टू P1 माइनस P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। तो जैसे ही आप लोग इसमें PV इज इक्वल टू NRT वाला इक्वेशन लगाते हैं आइडियल गैस के लिए, तो इस फॉर्म में लगाने के बाद आपको इस तरीके से सॉल्यूशन मिलता है, ओके। तो ये हमारा हो गया वर्क डन का फॉर्मूला फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, ओके। अब ये क्यों होता है, देखिए कि W का जब ये U1 माइनस U2 होगा तो यहाँ पर U1 P1 V1 के बराबर माइनस P2 V2 के बराबर होता है, वन में गामा माइनस 1 करके यहाँ पर जो है इसको लिखा जाता है। तो ये इस फॉर्म में हम लोग को सॉल्व करना है। और ये गामा क्या होती है, एडियाबेटिक कांस्टेंट। गामा को हम लोग कहते हैं एडियाबेटिक कांस्टेंट, तो इसका जो होता है Cp अपॉन Cv के फॉर्म में। अभी हम लोग इसका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, किस तरीके से इसको डिराइव किया जाता है, ये सब सारी चीजें अभी हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स में देखने वाले हैं। बट इसमें आप सभी को पता होना चाहिए टर्मिनोलॉजी कि जो गामा है, गामा का यूज अभी देखें एवरी न्यूमेरिकल्स में, जैसे ये गामा हो गया, इसमें भी गामा का यूज आ रहा है, इसमें गामा का। तो गामा क्या होता है, ये एडियाबेटिक कांस्टेंट, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एडियाबेटिक कांस्टेंट कहते हैं। और एडियाबेटिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 1.4 होती है फॉर द एयर एंड डिफरेंट टाइप। तो गामा की जो वैल्यू होती है 1.4 होती है, तो आप सभी को ये याद रखना है, ओके। तो एडियाबेटिक कांस्टेंट ये होता है, तो ये आप सभी को याद रखना। ये हो गया, ओके। उसके बाद यहाँ पर नोट में कुछ लिखा हुआ है, मोलर मास Cp एंड Cv आर द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, ओके। Cp एंड Cv जो है ये प्रेशर के लिए कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो ये इस तरीके से हम लोग ने एडियाबेटिक प्रोसेस समझा। इसके जैसे ही अगर न्यूमेरिकल्स में एडियाबेटिक प्रोसेस की बात हुई तो ये आपको इन इक्वेशन से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ओके। तो ये न्यूमेरिकल डायरेक्टली लगाने का, वर्क डन पूछा एडियाबेटिक प्रोसेस में तो ये फॉर्मूला लगा लेना है, तो इससे आपका वर्क डन निकल जाएगा, इससे आपका प्रेशर वॉल्यूम निकल जाएगा। तो अभी जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इजीली आप सभी को समझ में आ जाएगा, तो नोट कर लेना है इसको। या अब देखते हैं हमारी सेकेंड प्रोसेस होती है थर्मोडायनेमिक्स की, ये होती है हमारी आइसोथर्मिक प्रोसेस, ओके। सेकेंड प्रोसेस आइसोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, आइसोथर्मिक प्रोसेस द प्रोसेस इज टर्म्ड एज आइसोथर्मल इफ टेम्परेचर रिमेन फिक्स्ड, ऑपरेशन इज डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस कैन बी अचीव्ड बाय प्लेसिंग द सिस्टम ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें जो टेम्परेचर जो है इसमें कांस्टेंट हो, ओके। सॉरी कलर फेड कर रहा होगा इसमें, या दैट्स व्हाई हम लोग अलग से कि ऐसी प्रोसेस जिसमें जो है टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो पूरी प्रोसेस में, कि हम लोग एक
सब्सटेंस को दूसरे फॉर्म ऑफ सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से हमने दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया। लेकिन जब तक क्या हो रहा है कि इस कंप्लीट प्रोसेस में जो है टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोथर्मिक प्रोसेस या आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको हम लोग आइसोथर्मल भी कहते हैं। इसके बारे में अभी और डिटेल में देखने वाले हैं। तो जैसे कि इसमें अगर एग्जांपल है तो थर्मोस्टेट कि थर्मोस्टेट वॉल्व में जैसे टेम्परेचर की बात करें कि हाँ इस तरीके से वॉल्व बनी होती है, इसमें इस तरीके से ये थर्मोस्टेट वॉल्व बनी होती है जिसमें कोई भी अगर सब्सटेंस रख देते हैं हम लोग तो ना तो हीट अंदर आ रही है ना तो हीट बाहर जा रही है। तो ये हमारे क्या हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई। और आइसोथर्मल प्रोसेस डेल टी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी यहाँ पर बन गई। तो इस तरीके से आप सभी को देखना। आगे बढ़ते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस को और डिटेल में समझते हैं। ओके, ये आइसोथर्मल प्रोसेस एक्चुअल में होती क्या। तो आइसोथर्मल प्रोसेस को समझने से पहले हम लोग बता दें कि इसमें जो है जो टेम्परेचर है वो तो हमारा क्या रहेगा कांस्टेंट रहने वाला। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एक अमाउंट ऑफ गैस है कांस्टेंट टेम्परेचर में, तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ओके, दैट मीन्स दैट फॉर द एग्जाम्पल इफ यू डबल द प्रेशर यू विल हैव द वॉल्यूम। दिस कैन एक्सप्रेस मैथमेटिकली दिस। ओके, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं पी को इस फॉर्म में यहाँ पर लाकर के पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है और पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के फॉर्म में हम लोगों ने आइसोथर्मल में जब भी आपके क्वेश्चन में बोला कि आइसोथर्मल है तो आपको पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेना है। कॉन्स्टेंट में आप कुछ भी अब ले सकते। एज आइसोथर्मल प्रोसेस एज कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दे आर गवर्न्ड बाय द बॉयल्स लॉ। ओके, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है जिसमें टेम्परेचर जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है इसमें। ओके, तो यह बताया गया है। सिंस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आल्सो भी कांस्टेंट। ओके, जब अगर देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उसमें जो इंटरनल एनर्जी है, क्योंकि देखिए इंटरनल एनर्जी भी क्या होता है डिफरेंस होता है टेम्परेचर का। कि भाई इंटरनल एनर्जी क्या होता है कि अगर दो सब्सटेंस में उसके टेम्परेचर का डिफरेंस कोई हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अगर यू की बात करें तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू यू, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो इसमें जो है बताया गया कि सिंस अगर टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी की जो है वो भी हमारी कांस्टेंट होगी। तो डेल यू इज इक्वल टू 0 होगी। कांस्टेंट होगी तो कोई फॉर्म में हमारा कन्वर्जन होगा तो डेल यू इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके, हेंस अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो इस प्रोसेस के लिए जब हम वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो इस फॉर्म में आता है। ओके, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 V2 यानी वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 2 तक हम लोगों ने इंटीग्रेट किया है PdV वर्क को, तो हमको फाइंड हुआ इस फॉर्म में। ये वाला जो फॉर्मूला है आपको अभी कंप्लीट फार्म पावर में भी यूज होने वाला है, प्लस एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में जो साइकोमेट्री करके चैप्टर्स है आपके, साइकोमेट्री हो गया और जो डिफरेंट टाइप के अभी जो चैप्टर्स आने वाले हैं उनमें आप सभी का ये जो है बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। लाइक साइकोमेट्री हो गया, थर्मल प्रोसेसिंग हो गया, जो भी अभी न्यू चैप्टर्स आने वाले हैं इसमें जो फॉर्मूला है 2.3026 nRT log 10 V2 माइनस V1। ओके, तो ये वर्क डन होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अभी इसको हम लोग डिराइव करके भी बताएंगे। इसके लिए डेरिवेशन जो होगा कल हम लोग इसका कंप्लीट डेरिवेशन करवाएंगे कि किस तरीके से आइसोथर्मल प्रोसेस में ये वाला फॉर्मूला डिराइव्ड होता है। तो इसको हम लोग कल देखने वाले हैं, तो इसको अभी अब देखना है तो कल के लेक्चर में देखेंगे। सिमिलरली द वर्क डन ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस इज P1 P2। ओके, P1 P2 के फॉर्म में, तो W इज दिस और आप कन्वर्ट करके आप सभी लोग लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि रिलेशन है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इस फॉर्म में। जैसे PV कांस्टेंट हो गया तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 वाला फॉर्मूला लगेगा उसमें। तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 के फॉर्म में हमको वहां पर मिलेगा। ओके, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस का हमारे पे ये हो गया। समझ में आएगा आप सभी को, क्योंकि ये प्रोसेस अभी आपको न्यूमेरिकल में आएगी डायरेक्ट। आपको न्यूमेरिकल में डायरेक्ट दे देगा गिवन है एडियाबेटिक प्रोसेस, गिवन है आइसोथर्मल प्रोसेस, गिवन है दिस प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस, ये सब सारी प्रोसेसेस वहां दे दी जाएगी। तो आपको डायरेक्टली उसमें सॉल्व करना। नेक्स्ट हमारी प्रोसेस आती है आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, कि व्हाट इज द आइसोकोरिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम देखें तो आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है कि वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसी प्रोसेस जिसमें जो वॉल्यूम उस सिस्टम की जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट हो। अभी हम लोगों ने देखा, देखिए फर्स्ट वाले में हमने देखा कि हीट कांस्टेंट हो तो हम एडियाबेटिक कहते हैं। दूसरे में हमने देखा कि उसका क्या टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो हम लोग उसको क्या कहते हैं आइसोथर्मल कहते हैं। और अगर हम थर्ड में देखें तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो हम लोग उसको क्या कहते हैं
आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक प्रोसेस ये होती है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस को यहाँ पर अगर हम लोग डिफरेंट बात करें तो फॉर अ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इफ द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सिस्टम, किसी भी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के लिए अगर उसका जो वॉल्यूम है वो हमेशा कांस्टेंट हो, द प्रोसेस इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। तो उस प्रोसेस को हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस कहेंगे। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है कि उसमें जो वॉल्यूम जो है हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए सिस्टम में। तो हम लोग उसको कहेंगे आइसोकोरिक। जब भी वर्ड यूज हो रहा है तो उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो आपको समझना। फॉर दिस प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल क्यू इज इक्वल टू दिस। तो इसमें जो है वॉल्यूम, तो इसमें डेल वी इज इक्वल टू जीरो है, तो हैंस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये क्या होता है, वर्क क्या होता है, पी डी वी। ओके, डब्ल्यू ये डी डब्ल्यू क्या होगा, पी डी वी। तो इसमें जब यही जीरो है तो ये ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा, तो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू के बराबर हो जाएगा आपका इस फॉर्म में। तो ये यहाँ से ये आ गया। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू होता है। तो हैंस इन दिस प्रोसेस हीट सप्लाइड विल बी यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, कि जैसे जैसे आप हीट को बढ़ाएंगे तो आपकी इंटरनल एनर्जी इसमें क्या होगी, बढ़ते जाएगी। तो इसमें आप सभी को ये बताया गया कि आइसोकोरिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी को अगर बढ़ाना है तो हमारी जो हीट सप्लाइड भी उसमें बढ़ते जाएगी। ओके, तो ये आप सभी को देखिए इसमें टर्मिनोलॉजीज याद रखना है, बिकॉज ये सब सारी चीजें आपकी यूज होने वाली है। दैट्स वाई इनको याद रख करके हम लोग आगे बढ़ने वाले। नेक्स्ट हमारी बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज में ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, दैट्स वाई हम लोग इसमें इजीली बात। आइसोबारिक प्रोसेस कि आइसोबारिक प्रोसेस क्या होती है, प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसी प्रोसेस जिसमें जो है प्रेशर इसमें कांस्टेंट होता है। देखिए हमने यानी सभी चीजें कांस्टेंट होते जा रही है। हीट कांस्टेंट हो गई थी, उसके बाद वॉल्यूम हीट के बाद टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, उसके बाद वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ, अब इसमें प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो इसको आइसोबारिक कहते हैं। तो प्रोसेसेस क्या है, कोई ना कोई चीज इसमें कांस्टेंट हो रही है, तो उसको हम लोग उसमें डिराइव करें। तो बहुत इजी है कि आप सभी को याद रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कांस्टेंट हो रहा है, ये कांस्टेंट हो रहा है, तो डायरेक्टली आप जैसे जैसे कांस्टेंट होते जा रहा है वैसे वैसे आप सभी को ये याद रखते जाना। तो आइसोबारिक प्रोसेस क्या होती है, फॉर अ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इफ द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सिस्टम देन द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस, कि जो भी P है वो इज इक्वल टू C है। ओके, तो इफ प्रेशर इज कांस्टेंट नेट वर्क डन बाय द सिस्टम गिवन एज। तो इस तरीके से देखिए इसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम का डिफरेंस होगा, क्योंकि देखिए P1 इज इक्वल टू P2 है, तो ये तो बराबर होंगे ना भाई आइसोबारिक के लिए। तो इसमें और ये इज इक्वल टू Pk, तो कांस्टेंट है तो Pk जैसे वैसा हो जाएगा, और डेल वी में डिफरेंस आ जाएगा, तो V2 माइनस V1। तो ये हमारा हो गया आइसोबारिक के लिए इक्वेशन हो गया कि W इज इक्वल टू P V2 माइनस V1। तो इस तरीके से जब भी न्यूमेरिकल में अगर आइसोबारिक का यूज होता है तो इस तरीके से इस इक्वेशन को ये लगा देना है डायरेक्टली हमको और सॉल्व कर लेना है, वर्क डन हमसे वहां से निकाल। इसमें बोला गया दिस मीन्स दैट द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज यूज्ड पार्शियली इन चेंजिंग इट्स वॉल्यूम एंड पार्शियली इन चेंजिंग ऑफ द टेम्परेचर। बोला गया कि हीट सप्लाइड अगर हम लोग करते हैं, ओके, पार्शियली चेंजिंग इट्स वॉल्यूम एंड पार्शियली चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, तो हम लोग क्या करते हैं इसका, क्योंकि उसमें प्रेशर तो कांस्टेंट होगा तो उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, तो हम लोग क्या टेम्परेचर में हम उसमें चेंज कर सकते। तो यहाँ पर ये बताएगा। तो आइसोबारिक प्रोसेस ये हो गई। अभी इनका न्यूमेरिकल्स में इनका डायरेक्टली पूछा जाता है कि जब भी इन प्रोसेस को आप समझ लेते हैं तो आप लोग डायरेक्टली इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो ओके, ये था हमारा आइसोबारिक प्रोसेस। नोट, अब एक इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास। ओके, द बिलो पीवी ग्राफ शोज द डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस आर रिप्रेजेंटेड इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ग्राफ्स। ओके, प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ्स में दिस टाइप्स ऑफ ये रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें देखिए ये फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर को शो कर रहा है और ये जो है वॉल्यूम को शो कर रहा है, ये प्रेशर को शो कर रहा है और ये जो है वॉल्यूम को। तो इसमें जैसे जो यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस दिया गया, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट हमारी कांस्टेंट होती है, हीट कांस्टेंट होती है, तो हीट कांस्टेंट होती है। उसके बाद आइसोथर्मल में हमारा क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर के लिए देखिए जैसे जैसे पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एडियाबेटिक और आइसोथर्मल को बताया गया। तो इस तरीके से ग्राफ शो करते हैं। ग्राफ के लिए भी हम लोग अभी न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो इनको डिटेल में समझेंगे। तो इस तरीके से आपको ग्राफ बना लेना है कॉपी में और लिख लेना है। ओके, या अब हम लोग जो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में बात करेंगे हम लोग कल के लेक्चर में। उसके बाद हम लोग इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स आगे बढ़ते हैं, तो इसके बारे में और आगे देखने वाले हैं कि क्या क्या सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। उसके बाद साइक्लिक प्रोसेस देखेंगे, इंटरनल एनर्जी के बारे में देखेंगे, फिर मोड्स ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ एनर्जी हीट के बारे में देखेंगे, किस तरीके से एक्सचेंज होता है, वर्क के बारे में देखेंगे, साइन कन्वेक्शन और टोटल इंटरनल एनर्जी, फिर ये पीडीवी वर्क,
और इसके फिर ये जो हमारा थर्मल एनर्जी खत्म होने के बाद हम लोग इसमें कम्प्लीटली जो भी सारी चीज़ें देखने वाले हैं वो सभी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग और डिफरेंट टाइप के एनर्जी के बारे में बात करेंगे, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस को समझेंगे। ओके, तो थैंक यू गाइस। जल्द से जल्द कोर्स परचेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स आप सभी को मिलते हैं, कुछ लेक्चर्स आप सभी को उसमें अवेलेबल नहीं हो पाते, दैट्स वाई परचेस करें। थैंक यू गाइस।